शुरू करूं आपसे बातचीत करने के लिए। मेरे भाई, गुजरात इलेक्शन के मुहाने पे खड़ा है। आने वाली 5 तारीख को आपको ईवीएम की कतारों में खड़ा होना है और गुजरात के मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैं यहां आपसे बस थोड़ी सी गुफ्तगू करने के लिए आया हूं, थोड़ी सी सियासी बातचीत करने के लिए आया हूं। हम यहां आए नहीं हैं सिर्फ गाने के लिए, रोशनी लाए हैं हम सारे जमाने के लिए। अहमदाबाद वालों, एक मुश्किल दौर में मुल्क गुजर रहा है, एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कहती हैं कि मुल्क संविधान से नहीं चलेगा बल्कि उनकी तानाशाही से चलेगा, उनकी मर्जी से चलेगा, वो जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा। और दूसरी तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कहती हैं कि ये मुल्क डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, ये मुल्क पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से चलेगा, ये मुल्क सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसूलों से चलेगा, ये मुल्क मौलाना आजाद के ख्वाबों से चलेगा। लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। इन दो विचारधाराओं के बीच की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में आपको तय करना है कि आप कहां खड़े हैं। मैं पिछली बार आया था आपकी इस विधानसभा में, कई मीटिंग्स की थी, मैंने आपके सामने अपना दामन फैलाया था। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी बात मानी थी और गयास भाई को एमएलए बनाया था। मैं आज फिर आपके सामने दामन फैला के कहने के लिए आया हूं कि इस बार जो गुजरात की लड़ाई है वो बहुत अलग है। इस बार बहुत अलग है। 27 सालों का जो कुशासन है, जो बदहाली है, उसके खिलाफ पूरे गुजरात में गुस्सा है। जनता जमीन पर मौजूदा भाजपा की सरकार से नाराज है। मैं सोमनाथ से लेकर के, जूनागढ़ से लेकर के, अमरेली से लेकर के, राजकोट से लेकर के, सूरत होते हुए, भरूच होते हुए, गोधरा होते हुए, इस तरफ सिद्धपुर से लेकर के, वडगाम से लेकर के, नंदासन होते हुए यहां आकर के आपसे ये कह रहा हूं कि टीवी चैनलों पर आपको भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई देगी, लेकिन जमीन पर कांग्रेस पार्टी गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे ये कहने आया हूं, यहां बड़ी तादाद में जिधर नजर जा रही है लोग खड़े हैं। तमाम ऐसे लोग भी हैं जो अपने घरों में हैं, उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी माएं, मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, मैं उनसे भी मुखातिब हूं। यह चुनाव बहुत अहम चुनाव है मेरे भाई। ये जो मुल्क में नफरतों का माहौल बना हुआ है, मैं गुजरात में खड़ा हूं, पिछले 2 हफ्ते से पूरे गुजरात का दौरा कर रहा हूं। ये 27 साल में विकास, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात का विकास, इसका नारा लगाने वाली जो सरकार है उसका हर दावा झूठा है, खोखला है। पूरे गुजरात में सड़कों की हालत ऐसी है कि आप सफर करो तो पता ही नहीं चलता कि आप सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यह है गुजरात के विकास का सच। देश के प्रधानमंत्री अपने भाषणों में खड़े होकर कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। पिछले 8.5 साल से दिल्ली में भी है, 27 साल से गुजरात में भी है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे गुजरात में क्या है? यहां नौजवान साथी एग्जाम देने के लिए पेपर भरता है तो एग्जाम देने से पहले पर्चा लीक हो जाता है। 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं इस गुजरात में। इस सूबे में 22 बार अब तक पर्चे लीक हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गुजरात का विकास सर चढ़ के बोल रहा है। मैं उस सूबे में खड़ा हूं जहां चलती हुकूमत के बीच में मुख्यमंत्री सहित पूरा कैबिनेट बदल दिया गया। जिस मुख्यमंत्री को बदला गया उसे भी नहीं पता उसे क्यों हटाया गया, और जो नए वाले बनाए गए हैं उन्हें भी नहीं पता कि क्यों बनाया गया। विजय रूपानी जी को आज तक नहीं पता कि क्यों हटाया गया, और नए वाले पहला सूबा है पूरे देश में जहां मुख्यमंत्री का नाम ग्रामीण में लोगों को पता नहीं है। मैं उस गुजरात में खड़ा हूं, मैं मोरबी होके आया हूं। मैंने देखा है 135 से ज्यादा लाशों का दर्द आज भी उस शहर के माथे पर बोल रहा है। मैं उस शहर से होकर के आया हूं, मैंने वहां लोगों से बात की है, तब मैं यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि आपको याद होगा वो दिन कि जब एक दिन में मोरबी में 135 लाशें बिछी थी। उस दिन इस देश का हाकिम गुजरात में मौजूद था और दिन में 3 बार कपड़े बदल करके हरी झंडी दिखा रहा था। आपको याद है वो लम्हा जब उस शहर में 135 कफन सिले जा रहे थे? उस दिन हमारे देश का हाकिम हरी झंडियां दिखा रहा था, सरकारी कार्यक्रम कर रहा था।
यहाँ का गुजरात सर चढ़ के बोल रहा है लोगों के, यहाँ का विकास। यह गुजरात है, यहाँ हिलाने पे पुल टूट जाता है, हिलाने पे पुल टूट जाता है। उधर लाशें बिछी थी, उधर टीवी चैनलों पे नैरेटिव बनाया जा रहा था कि लड़के पुल हिला रहे थे इसलिए टूट गया। यह है गुजरात के विकास का सच। यहां नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखा करके ट्रेन रवाना करते हैं, वंदे भारत ट्रेन आगे बढ़ती है, भैंस से टकराती है तो भैंस नहीं मरती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। यह है गुजरात के विकास का सच। यहां सरकार सड़क बनवाती है, मंत्री उद्घाटन करते हैं, सड़क पर नारियल फोड़ते हैं तो नारियल नहीं फूटता, सड़क टूट जाती है। यह है गुजरात के विकास का सच। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का हर दावा, हर नारा, विकास की हर बात झूठी है। उसी तरह से जिस तरह लाल किले से खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, लंबी लंबी बातें करते हैं, और उसी बातचीत के दौरान अगले 2 घंटे बाद उन्हीं के सूबे में, गुजरात में, भारत की एक बेटी बिल्किस के गुनहगार 11 बलात्कार के आरोपी सरकारी शह पर रिहा कर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री का नारा कितना झूठा है। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, मैं तो बचपन से पढ़ता रहा हूं संस्कृत का एक सूत्र वाक्य कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन यह कैसा भारत बना दिया गया है जहां नारियों की नहीं बल्कि नारियों के बलात्कारियों की पूजा हो रही है, और देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, एक शब्द नहीं है उनके पास बोलने के लिए। आने वाली 7 दिसंबर से देश की पार्लियामेंट शुरू हो रही है। मुझे ताकत दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं देश के हाकिम के सामने खड़ा होकर के उनकी आंख से आंख मिला करके उनसे पूछूं कि प्रधानमंत्री जी, आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का सच क्या यही है कि भारत की एक बेटी बिल्किस अपने गुनहगारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे खड़ी है और आप एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है? दरियापुर वालों, अहमदाबाद वालों, भारतीय जनता पार्टी इस बार परेशानी में है, इस बार परेशानी में है। पिछली बार भी हारते हारते रह गई थी भाजपा, सरकार बनते बनते रह गई थी कांग्रेस पार्टी की। मोदी जी को पानी में जहाज उतारना पड़ा था, देखा था कि नहीं आप लोगों ने? करतब दिखाने पड़े थे, तब जाकर के किसी तरह उनकी सरकार बन पाई थी। तो उन्हें पता था कि जमीन पर कांग्रेस बहुत मजबूत है, यहां लड़ाई सीधे भाजपा बनाम कांग्रेस है। यह भाजपा जानती है, उनका इंटेलिजेंस जानता है। उन्हें पता था कि इस बार अकेले नहीं जीता जा सकता, तो फिर उन्होंने अपने कुछ दोस्त बुलाए हैं। एक दिल्ली से, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। वो झाड़ू लेके आए हैं, आपसे कहते हैं झाड़ू पकड़िए सफाई करिए, जबकि सच्चाई यह है कि असली कचरा वहीं भरा हुआ है। मैं दिल्ली रहता हूं, मैंने देखा है अरविंद केजरीवाल का सच। मैंने देखा है कि दिल्ली दंगों के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने होठों को न जाने कौन से फेविकोल से चिपका के बंद कर लिया था। एक लफ्ज नहीं बोले थे केजरीवाल साहब। मरकज के खिलाफ कोरोना में FIR करना था तो सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने करके कहा था कि मरकज पर FIR कराओ। आज वो आपके बीच में खड़े हैं। अभी उनके उप मुख्यमंत्री आए थे मनीष सिसोदिया, उनसे किसी पत्रकार ने कहा कि आप बिल्किस के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा हम बिल्किस पर क्यों बोलेंगे। किसने कहा? आम आदमी पार्टी के डिप्टी CM ने यह बात कही कि हम बिल्किस पर क्यों बोलेंगे। यहाँ जो लोग बैठे हैं, यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं मैं जानता हूं जो मुझसे इत्तेफाक रखते हैं, तमाम ऐसे भी दोस्त मुझे सुन रहे होंगे जो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। मैं उनसे भी मुखातिब होकर के बस एक बात कह रहा हूं। यहाँ गयासुद्दीन बैठे हैं, आपके MLA हैं, आपके लगाए हुए दरख्त हैं, आपके लगाए हुए पौधे हैं। दरियापुर वालों, एक बात हमेशा याद रखना कि जो दरख्त आप खुद लगाते हैं उसे काटा नहीं जाता है, उसे छांटा नहीं जाता है, उसे ताकत दी जाती है, उसे पानी दिया जाता है ताकि वो फले फूले। मैं आपसे आज ये कहने आया हूं
कि हो सकता है गयास भाई से किसी बात की नाराजगी हो, कभी आपका फोन ना उठा पाए हो, कभी ऐसा हुआ हो कि आपको लगा हो कि इसी लम्हे हमारे बीच खड़े हो जाएं और कहीं बाहर रहे हो, ना खड़े हो पाए हो। लेकिन एक बात याद रखना दरियापुर वालों, कि जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी बातों को दरकिनार करना पड़ता है। इस बार आपका मकसद बड़ा है। इस बार आपका मकसद एक विधायक दो विधायक जिताना नहीं है, बल्कि गुजरात के सत्ता परिवर्तन का मकसद है। और आज पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। मैं यहां मीडिया के साथियों की मौजूदगी में कह रहा हूं कि भाजपा गुजरात से हारने जा रही है। अगर हारने न जा रही होती तो आज नरेंद्र मोदी जी को 50 किलोमीटर का अहमदाबाद में रोड शो ना करना पड़ता। मेरे भाई, हारने जा रही है। मीडिया के साथी आपको शायद ना दिखाएं, क्योंकि इनका तो काम है कि किसी भी तरह से कैसे मोदी जी खुश रहें, मोदी जी खुश रहें, मोदी जी खुश रहें। एक सूत्री कार्यक्रम है, उसके लिए जो भी करना पड़े। ये तो हमारे जो खुद से YouTube पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे जो अपनी मर्जी से, अपने दम से पत्रकारिता कर रहे नौजवान साथी हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। लेकिन वो जो बड़े टीवी चैनल बैठे हैं, जो दिल्ली में बैठ करके एसी कमरों में बैठ के पत्रकारिता करते हैं, उन्हें गुजरात नहीं समझ में आएगा। ये गुजरात है, यहां के हवा में व्यापार है साहेब। इसे आसानी से दिल्ली वाला मीडिया नहीं समझ सकता। मैं जानता हूं, वो दरियापुर का एक लड़का इंटरव्यू देने गया तो एग्जामिनर ने उससे कहा, ये बताओ अगर तुम जंगल में जा रहे हो और सामने शेर आ गया तो क्या करोगे? तो उस लड़के ने कहा, पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो एग्जामिनर को फंसाना था उसको। उसने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम नदी पार कर रहे हो और शेर आ गया तो क्या करोगे? तो लड़के ने कहा, पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो एग्जामिनर ने कहा, यार तुम कमाल हो, तुम हर जगह पेड़ ला देते हो। तो लड़का दरियापुर का था, उसने भी कहा कि कमाल है, आप भी तो हर जगह शेर ला दे रहे हो, अगर आप ले आओगे तो हम उसी तरह से जवाब देंगे। मेरे भाई, इस बार लड़ाई बहुत अहम है। मैं आपके बीच में दामन फैला के ये कहने आया हूं कि बंटने का नुकसान क्या होता है, हमसे पूछिए, हमसे पूछिए। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, जाइए बिहार वालों से पूछिए बंटने का मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है। अभी चंद दिनों पहले, महीने भर पहले एक सीट पर बाई इलेक्शन था। आप सारे लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, उठा लेना यूट्यूब, उठा लेना फेसबुक और सर्च मार लेना, गोपालगंज एक विधानसभा में बाई इलेक्शन था। आप जानते हैं कि भाजपा के खिलाफ महागठबंधन का प्रत्याशी कितने वोट से हारा? 1700 वोट से। और कयादत का नारा लगाने वालों ने कितना वोट काटा पता है? 12,000। तो आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी, कयादत कयादत कयादत, जागते रहिए कि आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई कि ये लड़ाई बहुत अहम है। इस लड़ाई में बंटने पर नुकसान किसका होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं यहां खड़ा होकर के अपनी नई नस्लों से एक बात कहना चाहता हूं कि आपको यह समझना पड़ेगा कि गुजरात का इलेक्शन जिस मुहाने पर खड़ा है, वहां आपके पास कोई नया झंडा उठाने का वक्त नहीं है। मैं जानता हूं हमारे लोगों को नया झंडा उठाने में बहुत मजा आता है। आप चाहते हैं कि कोई नया झंडा हाथ में आए, लेकिन राहत इंदौरी का एक शेर है कि लाल नीले कई रंगों के अलम आएंगे और आखिर में यही होगा कि हम आएंगे। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि अमित शाह जी की दी हुई सिक्योरिटी लेकर घूमने वाले लोग आपके हिमायती नहीं हो सकते। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। मेरी उम्र बहुत कम है, मैंने कहा ना, मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए बेटे की तरह हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं भाई की तरह हूं। लेकिन एक बात आप ये जानते हैं कि मैं सियासत में पिछले 3 साल से हूं। इससे पहले की जो मेरी जिंदगी है वो आपके सामने है। खुदा ने मुझे एक हुनर दिया, खुदा ने मुझे ताकत दी, मेरे कलम को ताकत बख्शी, तो मैंने
मैंने अपने कलम का इस्तेमाल महबूबा के जुल्फ और आंचल पे शेर कहने के लिए नहीं किया। मैंने नजीब की माँ के आंसुओं को अपनी नज़मों में जगह दी। मैंने पहलू खान की माँ के आंसुओं को अपनी नज़मों में जगह दी। जब जरूरत पड़ी तो मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। आप याद करिए कि जब पूरे मुल्क में सन्नाटा था और आप अपने वजूद के लिए लड़ रहे थे, जब शाहीन बाग से लेकर के पूरे मुल्क में हमारी माएं बहनें सड़कों पर बैठी हुई थी, उस लम्हे में भी मैं घर नहीं बैठा था। मैं लड़ रहा था, मुकदमे झेल रहा था, 1 करोड़ 4 लाख रुपए की नोटिसें पकड़ रहा था और लोगों से यह कह रहा था कि फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। मैं कह रहा था, उन तमाम अपने किए गए कामों की बुनियाद पर आज खड़ा होकर ये कह रहा हूं। लोग आएंगे आपसे कहेंगे कि कांग्रेस ने आपको क्या दिया। लोग आपको बताएंगे कि कांग्रेस तो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और वो कहेंगे कि हम भाजपा को हराने आए हैं। मैं बड़ा हंस के ये बात कह रहा हूं और आप हंस के मेरी बात को सुनिएगा भी, फिर घर जाकर के रात की तन्हाई में सोचिएगा कि एक 35 साल के नौजवान ने जो बात कही थी उसकी सच्चाई क्या थी। कहेंगे कि हम भाजपा को हराने आए हैं, यही नारा लगाते हैं ना, लेकिन यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। नोट करना, इमरान जो कह के गया है उसे कल सर्च करना। जो आज यहाँ दरियापुर में आके कह रहे हैं कि हम भाजपा को हराने आए हैं, उनकी पार्टी का हेडक्वार्टर जहां है वहां का विधायक भाजपा का है। नोट कर लेना मेरी बात को, नोट कर लेना मेरी बात को। और वो सिर्फ विधायक नहीं है, उसका नाम राजा सिंह है और वो इतनी बदतमीजी के साथ गालियां देता है, उसकी आवाज नहीं बंद करवा पाते, लेकिन यहां आकर के आपसे कहेंगे कि हम आपको इंसाफ दिलाने आए हैं। मेरे भाई, नोट कर लेना मेरी बात को। कल सुकून से तन्हाई में सोचना कि एक नौजवान आपसे कुछ कह रहा था, उसको समझना। मेरे भाई, भाजपा बहुत होशियार है, हमारा दुश्मन बहुत शातिर है। वो जानता है कि अकेले नहीं जीता जा सकता, तो फिर वो कई दोस्तों का इस्तेमाल करता है। आपसे चाहता है कि आप थोड़ा थोड़ा बंट जाइए, थोड़ा थोड़ा बंट जाइए। और बंटने का नुकसान क्या होता है, मैंने कहा ना, हमसे पूछिए क्या होता है। हम झेल के आए हैं, इसलिए आपको आगाह करने आए हैं कि बंटिएगा मत। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं, लोग आएंगे आपके बीच में, आपको समझाएंगे, लेकिन मुझे बताओ दरियापुर वालों कि इस वक्त पूरे मुल्क में आरएसएस ने जो नफरत की आग लगा रखी है, उसके खिलाफ बुनियादी कोशिश कौन कर रहा है? असली कोशिश कौन कर रहा है उस नफरत के खात्मे की? एक शख्स है, और जानते हैं उसकी कोशिश क्या है? वो कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए पैदल निकला है, हर दिन 25 किलोमीटर चलता है। उसका नारा क्या है? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। नफरत हट जाएगी, भारत जुड़ जाएगा, तो सबसे बड़ा फायदा किसका होगा? नफरत के निशाने पे तो हम ही आप खड़े हैं ना। सबसे ज्यादा नफरत का नुकसान कौन झेल रहा है? हमारी नस्लें झेल रही हैं ना। वो आदमी नारा लगा रहा है, 25 किलोमीटर रोज पैदल चलता है वो आदमी, रोज, एक दिन नहीं, रोज पिछले 86 दिन से 2000 किलोमीटर से ज्यादा वो आदमी पैदल चल चुका है, आगे बढ़ता जा रहा है। उसका कहना है कि मैं आरएसएस की नफरत की राजनीति के खिलाफ सीना ठोक के खड़ा हूं, मैं उनकी राजनीति के खिलाफ हूं, खिलाफ रहूंगा। मैं चल के आ रहा हूं उसके साथ कन्याकुमारी से। मध्य प्रदेश पहुंचने से पहले यहां चला आया आपके सामने, चूंकि इलेक्शन चल रहा था। मेरे भाई, मुझसे पत्रकार साथी कहते हैं कि आप राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, इमरान साहब आप क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता हूं कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो मैं उनके साथ अंग्रेजों के खिलाफ पैदल चल रहा होता। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, तो मैं इनके साथ पैदल चल रहा हूं। मैं राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहा हूं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। इधर जो लोग खड़े हैं जो ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं अभी तक कि करना क्या है,
मैं उनसे कह रहा हूं कि मेरे साथ 10 मिनट शामिल रहिए, फिर घर जाके फैसला कर लीजिएगा कि क्या करना है। अभी सिर्फ आप ये सोचिए कि आपका एक भाई माइक पर खड़ा होकर के आपको समझाने के लिए आपसे कुछ बातें कह रहा है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये नारे झूठे हैं। मैंने कहा ना, क़यादत क़यादत क़यादत। मेरे भाई, गयासुद्दीन से अच्छी क़यादत क्या हो सकती है? एक आदमी जो आपका अपना है, आपके बीच में पैदा हुआ है, आपके बीच में खड़ा है, दुश्मनों की आंख में चुभता है। क्या वो जिसको सर्टिफिकेट देंगे वही कायद माना जाएगा? मुझे बताओ ना। नरेंद्र मोदी जी जिसको सर्टिफिकेट दें वो भाजपा की क़यादत, भाई साहब जिसको सर्टिफिकेट दें वो आपकी क़यादत। मतलब बीच में मोहब्बत वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं बचती। ये गयासुद्दीन यहां बैठे हैं। मेरे भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक बात याद रखना कि जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जिनकी आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा होती है। मैं आज सिर्फ इतना समझाने आया हूं आपको। आज मेरे कई सभाएं लगी थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे दरियापुर जाके लोगों से बस इतना कहना है कि छोटे छोटे जज्बात में आकर के किसी बड़े मकसद का सौदा मत कर लेना। ये जो आदमी आपके बीच में खड़ा है ये आपका अपना है, पराया नहीं है। छोटी छोटी नाराजगी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, वजीर पठान से भी हो सकती है, गयासुद्दीन शेख से भी हो सकती है, लेकिन छोटी छोटी नाराजगी के लिए बड़े दरख्त थोड़ी काटे जाते हैं। ये आपका बड़ा दरख्त है, सायादार दरख्त है। कहीं ऐसा ना हो कि 8 तारीख को आपको लगे कि यार गलती हो गई, यार पछतावा हो रहा है। बस थोड़ी सी गलती अगर समझदारी दिखा ली होती तो मेरा भाई जो है वो हारता नहीं, भाजपा जीतती नहीं। भाजपा बड़ी प्लानिंग से आई है, और जिन्होंने ये मंसूबे बना रखे हैं कि वो आपको बरगला लेंगे, आपको समझा लेंगे। जाइए किसी की भी सभा में, ताली बजाइए किसी के लिए भी, चाय भी पीजिए, लेकिन जमील खैराबादी का एक शेर जरूर याद रखिएगा कि बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। याद रखना, समझदार लोग हैं आप, समझदार लोग हैं। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं सलीके से बात करूंगा, मैं समझाऊंगा आपको। मैं जानता हूं जो भी नौजवान साथी नारे लगा करके माथा पकड़ के घूम रहे हैं वो गलत नहीं है। उनके मन में बस ये जज्बा है कि नहीं कौम, उनके मन में ये जज्बा है कि नहीं हमारी अपनी, हमारी क़यादत। यार ये भी तो आपकी अपनी क़यादत है, ये भी तो आपका अपना भाई है, आपका अपना बेटा है। ठीक है, छोटी छोटी नाराजगी हो सकती है, लेकिन उस छोटी नाराजगी के मकसद में ये बना लोगे कि नहीं अब की तो सबक सिखाना है, ये गलत है। मैं ये आपको समझाने आया हूं। मैं जानता हूं जब मैं यहां आने के लिए सोच रहा था तो मुझे बहुत समझाया गया, बहुत ट्रोल किया गया। कल मैं गोधरा में था, कम से कम 25,000 की आवाम आई थी मुझे सुनने के लिए। मैंने 1 घंटा 5 मिनट भाषण किया। तो जानते हैं गोदी मीडिया ने सुबह क्या खबर छपाई कि इमरान प्रतापगढ़ी की सभा में हंगामा। मेरे भाई, मेरी सभा में हंगामा नहीं होगा तो मैं अपनी सभा को कामयाब ही नहीं मानता। मैं तो हूं ही इमरान प्रतापगढ़ी। जब तक मेरी गाड़ी के सामने 1000 नौजवान इमरान प्रतापगढ़ी ना करे तब तक मुझे लगता है यार मैंने तो भाषण ही नहीं दिया, मैंने तो शायरी नहीं सुनाई। ये तो मेरे लिए रोज का काम है। लेकिन गोदी मीडिया किस तरह से उनके रिश्ते निभा रही है, वो खबरें चलाती है, फेक न्यूज। मैं यहां खड़ा होकर आपसे कह रहा हूं किसी झांसे में मत आइए। हाँ मालूम है मुझे, नहीं 4 मिनट से ज्यादा है, मुझे पढ़ा लिखा आदमी यार, पार्लियामेंट में हूं मैं, कानून बनाने वालों में से हूं। अब तो आपकी दुआ से देखिए एक चीज जान लीजिए, जो लोग आपसे कहते हैं ना कि कांग्रेस ने आपको क्या दिया, आप ये तो मानते हो ना कि मैं आपकी आवाज हूं, मैं आपके लिए बोलता हूं, आपके लिए लड़ता हूं। ऐसे मुश्किल दौर में भी राहुल गांधी ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि इमरान, जिन मुद्दों पर तुम सड़क पर बोलते हो जाओ, इन मुद्दों पर तुम पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलो। आसान बात नहीं है। मुझे राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बिठा दिया। इस वक्त देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर हूं, आपकी आवाज बन के बोलता हूं, और मैं 5 साल वाला सांसद नहीं हूं, 6 साल वाला सांसद हूं। तो ज्यादा मान के चलिए कि मेरा 1 साल ज्यादा है। इसलिए मैं आपसे यह कहने आया हूं कि गयास भाई है अपना, मैं इनके लिए छोटे भाई की तरह हूं। मैं कहने आया हूं कि ठीक है, बहुत हो गई नाराजगी, छोड़ दीजिए आज से नाराजगी।
ये जो मंसूबा बनाए बैठे हैं, जिन्हें लग रहा है कि दो भाइयों को आपस में लड़वा करके हम भाजपा जिता लेंगे, मैं तो अपने इन भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि ठीक है, नाराजगी थी तो उठा लिया कोई झंडा, लेकिन अब मैं आपसे अपील करता हूं कि आओ मेरे भाई, मैं आपको सीने से लगाने के लिए तैयार हूं। यह गयासुद्दीन है, यह आपका अपना है, इसे जिताइए। और जिन्हें यह लगता है कि हरा लेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। तैयार रहना वहां तक, यहां से लेकर के वहां तक। दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। एक बात जान लेना, आपका कांग्रेस पार्टी को दिया गया एक एक वोट सिर्फ गयासुद्दीन शेख को नहीं जाएगा, इमरान प्रतापगढ़ी को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ गयासुद्दीन शेख को नहीं मिलेगा, 2000 किलोमीटर पैदल चल रहे उस शख्स के पांव के छालों को हिम्मत देगा, राहुल गांधी को ताकत देगा। मेरे भाई, आपका दिया गया एक एक वोट गुजरात में सत्ता परिवर्तन की चाबी बनेगा। आपका गयासुद्दीन को दिया गया एक एक वोट आपको हिम्मत देगा, आपकी अपनी क़यादत को मजबूत करेगा। 3 बार से हैं विधायक ना, सोचिए मेरे भाई, एक चीज जान लीजिएगा, एक टर्म तो इंसान को असेंबली समझने में गुजर जाता है। ये सब कुछ समझे समझाए हैं, माशाअल्लाह सारे हुनर से अल्लाह ने इनको मजबूत बना के रखा हुआ है। तो ऐसा आदमी फिर से असेंबली में पहुंचाइए जो लड़ भी सकता है, जो भिड़ भी सकता है, जो खड़ा भी रह सकता है। और इतना जान लीजिए कि पूरे गुजरात में सीधी लड़ाई भाजपा वर्सेस कांग्रेस है, कोई और लड़ाई में नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं लिख के देता हूं कांग्रेस की इतनी सीट आएगी, मैं दरियापुर में खड़ा हूं, मैं लिख के देता हूं कि आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा गुजरात में। और जो कांग्रेस को हराने का मंसूबा देख रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, मैं लिख के देता हूं कि गुजरात की किसी भी सीट पे उनके कैंडिडेट की जमानत नहीं बचेगी, जमानत नहीं बचेगी। मैं शायर पहले हूं, सांसद बाद में हूं। एक चीज मेरी याद रखना, मैंने जो कहा है वो सच कहा है। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, इन्हें यहां की असेंबली में पहुंचाइए, ये यहां आपके लिए लड़ेंगे। मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं, दिल्ली के पंचायत में, दिल्ली की पार्लियामेंट में आपके लिए लड़ूंगा। 2 भाई मिलेंगे तो 1 और 1 मिलकर के 11 होते हैं। आप हमें ताकत दीजिए, आप गयास को जिताएंगे, आप इमरान प्रतापगढ़ी को जिताएंगे। मैं जानता हूं दरियापुर ने मुझे पिछली बार भी मायूस नहीं किया था और इस बार भी मायूस नहीं करेगा। मैं आखिर में आपसे बस इतना कह रहा हूं, वक्त की पाबंदी है, 2 मिनट बचा है, वक्त की पाबंदी है, माइक बंद करना पड़ता है। लेकिन बस एक बात आपसे गुजारिश आखिर में कि ये भाजपा की साजिश को समझिए। कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी को दिया गया आपका एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। बस इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहूंगा। एक बार फिर से, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सेंचुरी मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, शामिल आइए। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है,
इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। एक बार आखिर में आपसे कह रहा हूं, मुझे मायूस मत करिएगा, गयास भाई को जिताइए। इंशाल्लाह फिर आपके दरमियान आऊंगा और आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करूंगा, आपको बहुत सारी शायरी सुनाऊंगा। एक बार फिर से आप सबका बहुत शुक्रिया।